हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। चलिए, अभी फिनॉल्स का रह गया है केमिकल प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट। अभी मैंने दो पार्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया था, याद कीजिए, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ फिनॉल्स। उसके बाद फिर हमने किया यहाँ पर नेक्स्ट जो है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। और अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहाँ पे लिखा है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल डी पार्ट करके, लेकिन मैंने उसको ना सी पार्ट करके ले लिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है और सल्फोनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेम रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन है, फिर कोल बेस रिएक्शन है, फिर ऑक्सीडेशन है, ठीक है, फिर रिडक्शन है, ठीक है। इस टाइप से हमको जाना है अभी यहाँ। तो देखते हैं अभी हेलोजिनेशन में है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो प्रोडक्ट जो रहते हैं ना वो किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कैसे लेते हैं, अब मैं यहाँ पे लिया ब्रोमीन वाटर, मतलब एक्वियस सोल्यूशन लिया, ब्रोमीन इन एक्वियस सोल्यूशन ऐसा बोलेंगे, ब्रोमीन इन एक्वियस सोल्यूशन। चाहो तो हम इसको पॉइंट में डाल सकते हैं, रिएक्शन विद ब्रोमीन, ठीक है ना। ऐसा मैं इसको ऐसे ही कर सकता हूँ। इसको क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं 1 नंबर और इसको कर देता हूँ 0.1, ऐसा कर देता हूँ। अब देखो, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, रिएक्शन और अच्छा कर सकते हैं इसको। देखो, रिएक्शन विथ ब्रोमीन, ध्यान दीजिए, इन यहाँ पे लेते हैं ब्रोमीन वाटर, इन एक्वियस सॉल्यूशन ले देता हूँ, इन एक्वियस सॉल्यूशन, इन एक्वियस सॉल्वेंट ले देता हूँ, इन एक्वियस सॉल्वेंट, ऐसा वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। एक्वियस में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वियस सॉल्वेंट लिया मैंने, मतलब ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको हम लोग। अब मैंने यहाँ पे लिया क्या, देख लीजिए, ये लिया मैंने फिनॉल। और एक बात याद रखना है आपको, यहाँ पर फिनॉल जो होता है, आपको ये याद रखना है कि फिनॉल जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आपको 11th में एरोमेटिक कंपाउंड एक है टॉपिक, उसमें से मिलेगा आपको, उसमें ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग। तो और जो फिनॉल जो होता है, फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है यहाँ पर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये आपको याद रखना पड़ेगा यार, ठीक है ना। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? कुछ याद आ रहा है कि 11th का? नहीं, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अभी और ये बाई फंक्शनल भी है, मतलब बाई फंक्शन क्यों, क्योंकि रिंग के H ऑर्थो, या देखो दो ऑर्थो या पैरा, यहाँ का H या फिर यहाँ का H या फिर यहाँ का H, इस यहाँ ऑर्थो पैरा के H को रिएक्शन करेगा और OH ग्रुप का H के साथ भी रिएक्शन होता है, OH ग्रुप के, इसलिए इसको बाई फंक्शनल। मेरे पॉइंट याद रखिए आप कि फिनॉल जो होता है बाई फंक्शनल कंपाउंड, क्योंकि OH के साथ भी रिएक्शन करता है और रिंग के H के साथ भी करता है, इसलिए बाई फंक्शनल है। और फिनॉल कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये ध्यान रखना है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं इसके यहाँ लेता हूँ ब्रोमीन लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे लेता हूँ वाटर, ठीक है ना। यहाँ ले लेता हूँ मैं वाटर, H2 वाटर ले लिया मैंने, इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ब्रोमीन वाटर बोलेंगे अभी इसको हम लोग, ब्रोमीन वाटर। तो अभी ब्रोमीन क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, मतलब यहाँ पे क्या बनता है देख लीजिए, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा। देखो यहाँ पर, ये देखो ऐसे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा वाइट PPT ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसको कभी कभी हम ये भी दे सकते हैं, सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल। और यहाँ से निकल जाएगा 3HBr बाहर निकल, तो बैलेंसिंग के लिए 3 लेना पड़ेगा। 3 ब्रोमीन ने 3H को रिप्लेस किया, ये 3H और रिमेनिंग 3 ब्रोमीन कंबाइन करके 3HBr, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, या फिर इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका आपको मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, इसका आपको वाइट PPT ऐसा मिलेगा, वाइट PPT, दही के जैसा आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है ना। ये अच्छा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फिनॉल है वो ब्रोमीन और वाटर भी साथ है, तो वाटर के साथ डिजॉल्व होकर फिनॉक्साइड बनता है। फिनॉक्साइड मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, इसके लिए ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, ये पॉइंट याद रखना है। फिनॉल वाटर है, क्योंकि एक्वियस में ना वाटर है साथ में, क्योंकि ब्रोमीन वाटर है ये,
तो उसमें डिजोल्व होकर फिनॉक्साइड आयन, तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ध्यान रखनी है। इसलिए क्या बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर आपने वाटर हटा दिया तो फिर आपका ऑर्थो या फिर पैरा ब्रोमोफिनॉल ही बनेगा। अब बताता हूँ नेक्स्ट। तो अगर आपने एक्वियस सॉल्वेंट ले लिया है, एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया है, एक्वियस सॉल्वेंट, अब नॉन एक्वियस सॉल्वेंट लेंगे। नॉन एक्वियस लिया जैसे कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, ये रहेंगे, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसा रहेगा। तो आप देखो दूसरा बताता हूँ, ये क्लियर हुआ ना आपका, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका क्या मिलेगा आपको, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये याद रखिए आप। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रोमीन लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ब्रोमीन इन नॉन एक्वियस सॉल्वेंट लेता हूँ, ब्रोमीन इन नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। अब सेकेंड ऐसा लेता हूँ, ब्रोमीन इन नॉन एक्वियस सॉल्वेंट ले लिया। अभी जब नॉन एक्वियस सॉल्वेंट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर मिलने वाला है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ऑर्थो पैरा का मिक्सचर, देख लीजिए। अब यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे आप ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं आप यहाँ पर, नहीं तो आप यहाँ पे ले सकते हो CCl4 ले सकते हो, नहीं तो फिर आप ले सकते हो यहाँ पर, ऐसे कर देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे ले सकते हो CH2Cl2। इनमें से कोई भी एक सॉल्वेंट ले सकते हो एट रूम टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर ले लेता हूँ, लो टेम्परेचर पे लेना है, लो टेम्परेचर पे लेना है। लो टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे, ऐसी बातें ये बोल रहा हूँ, लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। क्या क्या ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके सिलेबस टेक्स्ट बुक में ये लिखा नहीं है आपके इसमें 3 ही लिखे, मैं 3 ही लिख दूँ क्या, फिर CCl4, बस इतना 3 लिया हुआ, और लो टेम्परेचर। और क्या लेते हैं हम यहाँ पर, लो टेम्परेचर। अब देखिए क्या बनता है ऐसे लो टेम्परेचर लेकर। तो अभी क्या होगा, यहाँ सिर्फ ऑर्थो और पैरा का यहाँ पे ट्वाइस कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी ट्वाइस ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या बनता है देख लीजिए, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बनेगा आपको, ये देख लीजिए। ऑर्थो पोजीशन का, जो ऑर्थो पोजीशन का है वो H को रिप्लेस करेगा ब्रोमीन, प्लस पैरा पोजीशन के H को रिप्लेस करेगा ब्रोमीन, देख लीजिए ऐसा, ये देख लीजिए, प्लस ट्वाइस HBr, ठीक है। अब ये बना आपका क्या, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बन गया। यहाँ पर क्या बना, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। यहाँ पे बना आपका क्या, पैरा ब्रोमोफिनॉल। आपको याद होगा ना, 1-2 पोजीशन, नंबरिंग कर दूँ क्या मैं, 1-2 ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पैरा ब्रोमोफिनॉल, ओके, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा का प्रोडक्ट होगा यहाँ पर मेजर। ऑर्थो कब मेजर होता है, जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तभी मेजर रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये आपको मतलब आपके CT के हिसाब से इतना सफिशिएंट है वो। तो अगर यहाँ पे ऑर्थो का कब मेजर होगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो अभी और हाइड्रोजन तो है, यहाँ पे क्या चाहिए था आपका, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऐसा कुछ चाहिए था, तब जाके होता है। नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन होता तो फिर ये उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता, लेकिन अब नहीं बनने वाला है। तो ये मेजर है और यहाँ पर ये माइनर हो गया। अब हम आराम से इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, फिनॉल रिएक्ट्स विथ, ठीक है ना, बराबर 4 यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, ये 2 ब्रोमीन है। देखो फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड एट लो टेम्परेचर टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। पैराब्रोमोफिनॉल इज अ मेजर प्रोडक्ट। इसे आसान है। अगर आपने ब्रोमीन को एक्वियस सॉल्यूशन लिया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और अगर ब्रोमीन को आपको नॉन एक्वियस सॉल्यूशन लिया, सॉल्वेंट भी लिया, तो क्या बन रहा है आपका, ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनॉल। पैराब्रोमोफिनॉल इज अ मेजर प्रोडक्ट, देख लीजिए। तो हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल में ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल आपके सिलेबस में, उसमें जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपने एक्वियस सॉल्वेंट लिया तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, अगर आपने नॉन एक्वियस सॉल्वेंट लिया तो क्या बन रहा है, ऑर्थो पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा। क्लियर हो गया ये। चलिए एक रिएक्शन अपना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दूसरा, सेकंड देखते हैं अभी।
सेकेंड है, अभी यहाँ पे लेते हैं नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल मतलब द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ फिनॉल इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, उसको बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको दो पार्ट डिवाइड करता हूँ। पहला ले लेता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा है रिएक्शन विथ डाइल्यूट लेता हूँ, रिएक्शन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया यहाँ पे, रिएक्शन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब क्या बनता है देखो डाइल्यूट के साथ। देखिए अब मैंने यहाँ पे लिया फिनॉल, लिया मैंने फिनॉल को रिएक्ट किया मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 डाइल्यूट लेने का यहाँ पर। ठीक है ना। अब क्या बनेगा देखिए डाइल्यूट में, तो NO2 क्या करेगा, यहाँ से NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, वो यहाँ के ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करने वाला है। एक ये लेता हूँ, दूसरा यहाँ ले देता हूँ और वाटर। देख लीजिए अब एक पैरा के H को रिप्लेस करेगा नाइट्रो ग्रुप और एक ऑर्थो के H को रिप्लेस करेगा नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो पैरा ऐसे मिक्सचर बनता है। तो ये बना आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पे बना आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल बना। देखो तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर है आपका ऑर्थो। अब बोला अब ऑर्थो क्यों हो गया, अभी बताया था मैंने, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो यहाँ का H और यहाँ का ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट। और ये माइनर है यहाँ पर, ये यहाँ पे कैसा रहेगा, ये माइनर प्रोडक्ट है। ऑर्थो का वही प्रोडक्ट मेजर होता है जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। देखो कैसे बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको बताता हूँ। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर कैसे बनता है दिखाता हूँ आपको मैं। देखो अभी यहाँ पर ये आपका फिनॉल, ठीक है ना, ये OH ऐसा लिख दिया, यहाँ पे लिखा मैंने N, यहाँ पर ये O और यहाँ पे मैंने क्या किया डबल बॉन्ड O। देख लीजिए इस पे आपका प्लस चार्ज है, इस पे माइनस है, इस पे माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, ये बन गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ये वोलाटाइल होता है। तो ये स्टीम वोलाटाइल है और ये आपका इस पैरा जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर, ये बनाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या बनाता है आपका इंट्रा, ये बनाएगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर इंटर, यहाँ बनता है इंटर, यहाँ इंट्रा मतलब विद इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे दो के बीच बनेगा, यहाँ पे एक और पैरा नाइट्रोफिन पैरा दोनों बीच में बनेगा, इधर का H आएगा और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आएगा। ठीक है ना। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा यहाँ पर, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये लिक्विड स्टेट में रहता है। इसलिए ये कैसे रहेगा आपका लिक्विड, मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे इसके अंदर एसोसिएट हो जाएंगे। और ये रहता है स्टीम वोलाटाइल रहता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत काम का पॉइंट है, स्टीम वोलाटाइल। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को किस मेथड से सेपरेट करते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन, इसको सेपरेट किससे करेंगे, सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। किससे करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसको क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस इसको सेपरेट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना। चलिए हो गया। तो अभी देखो फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को कौन से मेथड सेपरेट करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन लिखा है मैंने सब। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इससे बताया। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन बनेगा, देख लीजिए एक बार अच्छे से, आएगा कि नहीं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विद कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पे डायल्यूट ले लेता हूँ मैं भी, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ओके, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देख लीजिए, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब देखो मैंने यहाँ पे लिया फिनॉल, लिया
ठीक है, फिनॉल को मैंने रिएक्ट किया कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे लिया कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे लेता हूँ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ बनता है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। 2 पर आ गया नाइट्रो ग्रुप, 4 पे आ गया नाइट्रो ग्रुप, और 6 पर आ गया क्या, नाइट्रो ग्रुप। ये देख लीजिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे 3 वाटर बाहर आ जाएंगे आपके, मतलब यहाँ से NO2 ग्रुप यहाँ के H को, तो यहाँ पे बैलेंस के लिए 3 ले लेता हूँ, तो 3 NO2 आ गया, यहाँ के बचे 3, देखो नाइट्रिक एसिड कैसे लिखते हैं स्प्लिट करके, HONO2, देखो 3 नाइट्रो तो आपको मिल गए, अब बचे 3 OH, तो यहाँ के 3 H कंबाइन करके 3 वाटर बाहर निकल जाएंगे, ये HHH इससे कंबाइन हो जाएगा, बन जाएगा 3 वाटर मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। या फिर अभी बताया था सिमेट्रिकल पोजिशन नाइट्रो, इसलिए सिमेट्रिकल भी बढ़ा सकता है, सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसको, इसका कमर्शियल नेम है पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड, याद रखना ये पिक्रिक एसिड बहुत काम का है, कमर्शियल नेम पिक्रिक एसिड है, ठीक है ना। इसको आपको मिलता है येलो PPT मिलता है इसका, आपको येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT मिलेगा आपको इसका, देख लीजिए पूरा। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, देखो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, प्लस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलना है पड़ेगा इसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन द रेशियो भी बोल सकते हैं 1:2, इसका 2 में रहता है, ये 1 में रहता है, 1:2 रेशियो, ठीक है ना, क्लियर हो गया अभी। तो अब देखो फिनॉल रिएक्ट्स विद कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रेटिंग मिक्सचर टू फॉर्म 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको कमर्शियली क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, और उसका कैसे बनता है, येलो प्रेसिपिटेट या फिर क्रिस्टलाइन येलो PPT, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं इसको चाहो तो आप, ठीक है ना। इसका यूज एज ए एक्सप्लोजिव करते हैं हम लोग, ठीक है ना, बम बनाने में यूज करते हैं इसका, क्लियर हो गया। आगे बढ़े फिर, तो यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए तो नाइट्रेशन जो कर रहे हैं, नाइट्रेशन, तो वो नाइट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पर डिपेंड करता है। ये हो गया नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक में देखेंगे सल्फोनेशन, अब देखते हैं सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सल्फोनेशन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ फिनॉल इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप, उसको बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। वीडियो देखिए बार बार, आपको सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे, मैं बार बार ओरली बोल रहा हूँ। सल्फोनेशन फिनॉल का मीनिंग क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ फिनॉल इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका जो है ना, दो यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट, ठीक है ना, टेम्परेचर देखेंगे अब यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर लिखा है रिएक्शन विथ, देख लीजिए, रिएक्शन विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर या फिर एट 293 केल्विन, एग्जैक्ट टेम्परेचर लिख देता हूँ, देख लीजिए, रिएक्शन विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 293 केल्विन, ओके। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिया है आपका फिनॉल, ले लिया मैंने, इधर ये लिया मैंने फिनॉल, ओके। फिनॉल को मैंने रिएक्ट किया यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये लिया मैंने कॉन्सनट्रेटेड सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना लिया हमने, 293 केल्विन, रूम टेम्परेचर है, RT ले देता हूँ, RT मतलब रूम टेम्परेचर है, 293 से लेके 303 के बीच में होता है रूम टेम्परेचर। तो यहाँ का SO3H ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन के H को रिप्लेस करेगा, ये देख लीजिए, इसमें सिर्फ ऑर्थो बनता है,
मेजर प्रोडक्ट 293 पे, ऑर्थो पर SO3H प्लस H2O, मतलब पैरा कहाँ चला गया, पैरा इतना कम क्वांटिटी में बनता है उसको लिखने की जरूरत नहीं, बहुत माइनर, मतलब ये 99.99% मान लीजिए, बाकी जो बचा वो आपका पैरा रहेगा, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है। इसको लेंगे हम लोग ऑर्थो, इसको अभी नाम क्या आना चाहिए, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड अब यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव OH से, तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ये नाम आएगा इसका, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। और इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूँ तो लिख सकता हूँ, यहाँ से नंबर 1 2, तो क्या लिखूँगा मैं, 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड, 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसको देख लीजिए, आप लिख सकते हैं उसको आराम से। अभी आपके इसमें नई स्पेलिंग ये यूज़ करते हैं, सल्फोनिक एसिड, एक मिनट इसको करेक्शन कर देता हूँ, सल्फोनिक एसिड, ओके। ये ऐसे पहले लिखते थे, आजकल वो स्पेलिंग आपके इसमें अलग है। अभी सल्फोनिक एसिड हो गया, ऑर्थो या फिर 2 प्लस कर सकते हैं। ये यहाँ पर कैसा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट है, यहाँ पर कैसा है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ओके। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 293 केल्विन, तो क्या बनेगा, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन होगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर बदल दिया, अब टेम्परेचर यहाँ पे लेते हैं ये लो, अब यहाँ पे क्या करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, मतलब देखते हैं सेकेंड जो है, सेकेंड रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 373 केल्विन, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा अभी इधर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, प्रोडक्ट आपका पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, देख लीजिए आप यहाँ पर, यहाँ पे आएगा SO3H, ये देख लीजिए, तो पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड या फिर बोलेंगे 4 फिनॉल सल्फोनिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। 293 केल्विन पे ऑर्थो और 373 पे क्या बनता है, पैरा, ये याद रखना है और लिखना बहुत आसान है। फिनॉल is heated with concentrated sulfuric acid at 373 Kelvin. It gives paraphenol sulfuric acid as a major product. माइनर प्रोडक्ट में ऑर्थो दिखता है, इतना कम बनता है, उसको लिखने की जरूरत है, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो क्योंकि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी बिल्कुल नहीं के बराबर दिखता है, वो दिखता ही नहीं है। मतलब एक प्लेट में अगर एक दाना चावल डाल दो तो दिखा, बोले खाना खाओ, खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, क्योंकि एक ही तो दाना है, वो कैसे खाएंगे तो कहीं भी जाके फंस जाएगा, देखिए खाना तो जाएगा ही नहीं। वैसा ही वो इतनी कम क्वांटिटी थी, मतलब वो एग्जांपल ऐसा लिया कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके ये हो गए, तो क्या आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरे हो गए अभी आपके। अब नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर रीमर टीमन रिएक्शन। नेम रिएक्शन अभी आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, अभी तक अपने ABC 3 रिएक्शन हो चुके हैं, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे D लिख देता हूँ इसको मैं, अब यहाँ पे लिखता हूँ रीमर, नेम रिएक्शन अभी है रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। नेम रिएक्शन 2 साइंटिस्ट के नाम है इसके अंदर। जितने भी नेम रिएक्शन होती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेम रिएक्शंस। तो रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अभी रीमर टीमन रिएक्शन से आप क्या बना सकते हैं यहाँ पर, मालूम है क्या, सैलिसल्डिहाइड बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे लिया है फिनॉल। देखिए ज़रा थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, ज़रा अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। फिनॉल को मैंने किससे रिएक्ट किया है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। इसको मैंने क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट किया है। इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लेता हूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली लिया है, NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ से CHCl2, वो क्या है यहाँ पर, CHCl2, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ के H को रिप्लेस करेगा, ये वाला ग्रुप जाके इस H को रिप्लेस करेगा। मैं वो धीरे धीरे बता रहा हूँ, आपको आएगा समझ में, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए अब यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के H को निकाल के आ गया CHCl2, देख लीजिए, क्लियर है, CHCl2 हो गया। अब यहाँ के OH को रिप्लेस करेगा NaO,
यहाँ के OH को रिप्लेस करेगा ONA, ऐसा देख लीजिए, एक साथ 2 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी बैलेंस करना कीजिए, नहीं तो ऐसा लिखा तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। बैलेंस करना है तो फिर बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ का OH, यहाँ NaO निकाल दिया ना, यहाँ पे उसको टॉइस करना पड़ेगा तब जाके बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ का H और यहाँ का Cl और H में लाके HCl निकल जाएगा, यहाँ से आपका HCl या फिर NaCl निकाल सकते हैं, NaCl बचा है ना उसमें, NaCl निकाल सकते हैं। अब यहाँ का 2H, यहाँ का OH, ठीक है ना, मतलब कितने यहाँ पे 2H यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ से निकल, यहाँ से 2 2 4, मतलब ट्वाइस H2 निकल जाएगा। बैलेंस कर रहा है, करना ऐसे ज़रूरत नहीं करने की, लेकिन आपके टेक्स्ट में तो आपको बैलेंसिंग मिलेगा नहीं। यहाँ का 2H, यहाँ का एक 3, एक 4, ऑक्सीजन कितने, 1, और यहाँ का एक बचा 2 ऑक्सीजन ऐसा निकाला, और यहाँ का बचा एक Na और यहाँ का Cl बाहर निकाल दिया। ये बैलेंसिंग कर दिया मैंने, ठीक है। ये बन गया आपका इंटरमीडिएट बना आपका, ये क्या बना आपका, इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, ये इंटरमीडिएट। इसका फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइज करते हैं, NaOH से फिर रिएक्ट करेंगे इसको। अब देखिए क्या होगा, अल्कलाइन, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ का 2 H, यहाँ ट्वाइस करें तो 2 OH, 2 Cl को यहाँ से निकाल देंगे, 2 Cl यहाँ है, मतलब यहाँ से निकल जाएगा आपका ट्वाइस NaCl बाहर निकल गया, ट्वाइस NaCl, ठीक है ना। यहाँ का 2 Cl और यहाँ का 2 Na और 2 OH इंट्रोड्यूस हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है देख लीजिए, यहाँ बनता है आपका ऐसा, देख लीजिए यहाँ पे आ गया CH है, 2 OH आ गए, 1 और 2 OH आ गए, और यहाँ पे क्या है आपका ONA, बराबर है, ऐसा है ना, देख लीजिए। अब ये अनस्टेबल डायॉल, क्योंकि एक ही कार्बन से अगर 2 OH है तो अनस्टेबल होता है, 3 होता तो और ज़्यादा अनस्टेबल, अनस्टेबल डायॉल बोलूँगा इसको मैं, अनस्टेबल डायॉल। ये आपका इंटरमीडिएट है, इसको मैं इंटरमीडिएट बोलूँगा, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो उसको अल्कलाइन हाइड्रोलाइज कर दिया, ये बन गया। अब इसमें से स्पॉन्टेनियस वाटर निकल गया, यहाँ से OH और H, वाटर निकल गया, ये निकाल दिया मैंने वाटर। अब क्या बचा यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर ONA और यहाँ पे बचा आपका CHO, ऐसा हुआ ना, देख लीजिए CHO ही बचा है, वाटर बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे इसका, अब इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये H इधर आ जाएगा, Na इधर आएगा, तो NaCl बाहर निकल जाएगा, इसमें से क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा आपका देख लीजिए, यहाँ पे बचा आपका OH हो गया, फिनॉल आ गया, यहाँ पे CHO, ये बन गया आपका सैलिसल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं इसको, सैलिसल्डिहाइड। या फिर इसको मैं ऐसा 1 2 तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और एक कॉमन दे रहा हूँ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, सॉरी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं आप इसको, बेंजल्डिहाइड, ओके। IPC में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी क्या आ जाएगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्यों अब मैं बेंजोलाइड क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि ये काउंटिंग में नहीं है कार्बन, जब काउंटिंग देता तो अल्डिहाइड लेगा, तो कार्बल्डिहाइड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्ब अल्डिहाइड, ऐसा बोलूँगा इसको मैं, कार्बल्डिहाइड, ऐसा आता है, रूल है उसके, ऐसे देख लीजिए। फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो विच ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, क्या बनेगा आपका, सीधा नाम ले लो, सैलिसल्डिहाइड। या फिर फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म विच ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, क्या बोलेंगे, सैलिसल्डिहाइड। नहीं तो फिर 2 ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, नहीं तो फिर क्या लेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ऐसे 3 नाम है बस, 2 कॉमन और एक IUPAC, ठीक है ना। आपके से वर्ड्स में अच्छा लिखा है, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड्स में अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, ये रिएक्शन समझ में आना चाहिए आपको। तो हमने क्या किया, फिनॉल को रिएक्ट किया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पहले बनेगा इंटरमीडिएट, मतलब यहाँ का H रिप्लेस करके CHCl2 और यहाँ का OH निकल के ONA। फिर बाद उसको अल्कलाइन हाइड्रोलाइज करेंगे तो OH यहाँ पे आ जाएंगे, 2 Cl इधर आ जाएंगे, तो ट्वाइस NaCl बाहर निकल जाएगा। फिर बाद में इसमें स्पॉन्टेनियस वाटर OH H या फिर OH H जैसे निकालना है, तो यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। फिर उसका एसिडिफिकेशन कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड, है ना।
अगर आप यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह पे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते तो सैलिसिलिक एसिड बना के देख लीजिए आप यहाँ पर, सैलिसिलिक एसिड क्यों होगा, यहाँ पे CaCl3 थी, यहाँ पे CCl3 आ जाएगा, CCl3 आएगा तो यहाँ पे 3 OH आएंगे, 3 OH निकाल तो वाटर निकाल दो तो आपका कार्बो ऑक्सीजन COH ग्रुप आ जाएगा। अब ये आप ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा मतलब करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, CCl4 ले लिया मान लो, मैं शॉर्ट जल्दी बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CHCl3 आ जाएगा यहाँ पर C, ठीक है ना, क्या हो जाएगा CCl3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 3 OH, ये 3 OH तो वाटर निकल गया, क्या होगा COOH, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सी ग्रुप, देखो सेम है बिल्कुल, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, वहाँ आप टेक्स्ट बुक से वर्ड्स में लिखा है। और ये बन जाएगा आपका क्या, देख लीजिए ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड, बना के देख लीजिए आएगा। अभी हमें कोलबे से सैलिसिलिक बनाऊंगा, लेकिन ये मेथड नहीं है उसके, ये देखो डबल 2 एक साथ हो गया, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको। अगर आपने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह पे क्या लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया तो सैलिसिलिक एसिड, अगर क्लोरोफॉर्म लिया तो सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, आप करके देख लीजिए इसको। तो ये हो गया आपका रिमर टिमन रिएक्शन हो गया। अब हम आते हैं कोल्ब्स रिएक्शन, कोलबेस बोलते हैं, कई लोग उसको कोल भी बोलते हैं, कई लोग उसको क्या बोलते हैं, कोल। अब हमने डी, अब ये ई हो जाएगा, ई नाम ई कर देता हूँ उसको, देख लीजिए। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोल्ब्स या फिर कोलबेस रिएक्शन, कोलबेस या कोल्ब जैसे आपको बोलना है, ठीक है ना, कोलबेस और कोल्ब। दिख रहा है कि आप लोगों को कोलबेस रिएक्शन, मुझे लगा ये कट गया, ठीक है ना। आप देख लीजिए कोल्ब्स रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे क्या, फिनॉल लेंगे, फिनॉल लेंगे, ये लिए फिनॉल, उसको हम क्या करते हैं, पहले रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, किससे रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा जरा आपका देख लीजिए, यहाँ पे आपका फॉर्म होगा सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हो गया, ये देख लीजिए सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ से वाटर निकल जाएगा क्योंकि NaO इस पूरे ग्रुप में, तो OH और H मिला के वाटर ऐसा हम बाहर निकाल देते हैं इसको। मैंने यहाँ से लिया, आपके टेक्स्ट बुक यहाँ से, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक बनाया है, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको करना है ना, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड भी डायरेक्ट आप ले सकते हो, मैंने वहाँ तक बना के दिखाया, तो सोडियम फिनॉक्साइड ले डायरेक्ट, फिर नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सोडियम फिनॉक्साइड लिया हमने, देखो ONA, ऐसा भी कर सकते हैं स्टार्ट, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड मोर रिएक्टिव दैन फिनॉल होता है, ये ध्यान रखिए। इसमें आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, 398 केल्विन टेम्परेचर लेना है और 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है। यहाँ पर लास्ट ईयर की बुक बिल्कुल रिफर मत करना, क्योंकि उसमें ये सब नहीं है, लास्ट में डायरेक्ट दिया हुआ है उनके इसमें, ठीक है ना। तो अब क्या बनेगा, देखो अब ये CO2 यहाँ के H को निकालेगा, देखो यहाँ से H का है ना, दिख रहा है, ऑर्थो के H को निकालेगा, देख लीजिए एक एक समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आ जाएगा COO, तो CO2 हो गया अटैच, ठीक है। अब यहाँ का Na इधर अटैच करता हूँ, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH, H जाके इधर आ जाएगा Na, मतलब ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा, CO2 की आवाज़ लगाना, CO2 के बाद Na और यहाँ का H इधर, ये सोडियम सैलिसिलेट हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। फिर इसका क्या करते हो आप, एसिडिफिकेशन होता है HCl के साथ, तो H यहाँ पे जाएगा, Na इधर आएगा, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH प्लस NaCl, ये बना आपका सैलिसिलिक एसिड। ये क्या बना आपका, सैलिसिलिक एसिड। ये कमर्शियल नहीं हो गया, अब चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये कॉमन नेम, और एक दूसरा कॉमन नेम हो गया बेंजोइक एसिड। अब इसका IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोऑक्जेलिक एसिड बोलेंगे, कार्बोऑक्जेलिक एसिड, ये नाम हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन काउंटिंग भी नहीं आ रहा है, जैसे एल्डिहाइड नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसलिए इसको मिलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोऑक्जेलिक एसिड, ऐसा नाम देते हैं, ओरिजिनल नाम रहता है वही, ठीक है ना। और ये मेजर प्रोडक्ट है, क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का H मिलकर क्या रहा है, इंट्रामोलिकुलर। वैसे सैलिसिलिहाइड भी वो मेजर था, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग।
तो आराम से लिख सकते हैं व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 398 केल्विन 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर टू फॉर्म सोडियम सैलिसिलेट विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स सैलिसिलिक एसिड। आसान है बहुत, है ना। ओके, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अब ये सिर्फ 3 रिएक्शन रह गई, आपका फिनॉल पूरा कंप्लीट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को हम क्या ऑक्सीडाइज करेंगे, या तो आप क्रोमिक अनहाइड्राइड से करेंगे या फिर सोडियम डाइक्रोमेट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये दोनों भी, इनमें किसी एक का यूज़ करेंगे। तो नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट होगा, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक यहाँ का H निकल जाएगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका क्या, पैराबेंजोक्विनोन। इसके कारण आपको इसका कलर मिलता है क्या, पिंक कलर मिलता है, मतलब स्लोली ऑक्सीडाइज होकर कलर पिंक मिलेगा। प्योर फिनॉल कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, पैराबेंजोक्विनोन, मतलब कि डाइकीटोन बना है, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ CO बॉन्ड है और CO ग्रुप 2 बार, इसलिए कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, ये भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इजी है। तो फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन बाय किससे कर सकते हैं आप, क्रोमिक अनहाइड्राइड या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या मिलेगा, पैराबेंजोक्विनोन। इसको कभी कभी पैराफिनोक्विनोन भी बोल सकते हैं, पैराफिनोक्विनोन, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का हमने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करना, मतलब कैटलिस्ट लिया, निकल टेम्परेचर 433 केल्विन। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा इधर आपका एक्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 2 4 2 6, यहाँ पे एक अटैच हो गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक एक यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक एक, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। तो अगर फिनॉल का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन किया तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। अब लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ फिनॉल, इसका रिड्यूस करेंगे, तो ये ऑक्सीजन जाके इसमें अटैच हो जाएगा, H जाके यहाँ पे अटैच हो गया, तो बन गया बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया। तो फिनॉल इज रिड्यूस्ड बाय जिंक टू फॉर्म बेंजीन। ये बेंजीन का प्रिपरेशन भी 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये 11th से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पूरा फिनॉल फिनिश्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईथर। अब ईथर जाते हैं 2 लेक्चर, ये चैप्टर पूरा खत्म, 2 लेक्चर ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, ठीक है ना, और अच्छी तरह स्टडी कीजिए। कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछिए, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने लगाइए, ठीक है ना। चलिए।